ओके अख्तर साहब आ गए आप. लेट मी रीस्टार्ट. ये बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. उस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था कि जो फोरकास्ट है लेबर की, उसमें सप्लाई भी हो सकती है और उसमें डिमांड की सिचुएशन भी हो सकती है. तो उसमें देयर आर द टू सिचुएशंस, आइदर दे कैन बी द सरप्लस और द शॉर्टेज. So accordingly, we can define or we can adopt the different strategies in case of human resource surplus or in case of human resource shortage. How does HR planning occur? What does the improvement look like? What are the our future personal needs? इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि regression technique जो होती है, that is a very important statistical technique. We can also be used for demand forecasting. Now let's let me explain about this regression analysis. Past levels of various workload indicators such as sales, production levels, and value added are examined for statistical relationship with staffing levels. So, जो आपकी स्टाफिंग लेवल की जो फोरकास्टिंग है, उसके लिए जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और यूजुअली दैट कैन बी टेकन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. That can be the sales or the production levels or any thing related to that or which can affect the staffing level, that can be used as the independent variable. Where sufficiently strong relationships are found, a regression or multiple regression model is derived. Forecasted levels of the retained indicators are entered into the resulting model and used to calculate the associated level of human resource requirements. As I told you, these are a sort of regression equation. इसको हम regression model भी कहते हैं. और इसमें हम independent जो हमारा past data है, like sales और production, इसको हम use करते हैं as a independent variable. और इस past data की base पे फिर हम forecast करते हैं about the staffing level, future staffing level की forecasting करते हैं. Now इसका forecasting का अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो इसका पूरा मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं y = a + bx में. और ये रिसर्च में ज़ाहिर आपकी रिग्रेशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. बेसिकली दैट इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक. Productivity ratios can also be used, in which historical data are used to examine past levels of a productivity index. इसमें हम productivity index calculate करते हैं. That is being calculated as workload over number of people, where constant or systematic relationships are found. Human resource requirements can be computed by deriving predicted workloads by P. ये एक एग्जांपल दी हुई है रिग्रेशन एनालिसिस की, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. लाइक साइज ऑफ हॉस्पिटल और नंबर ऑफ नर्सिस हैं. साइज ऑफ हॉस्पिटल और नंबर ऑफ नर्सिस का हमारे पास डाटा सपोज के अवेलेबल है. हमने सपोज के डिफरेंट हॉस्पिटल से हमने डाटा लिया अबाउट द साइज एंड द नंबर ऑफ नर्सिस रिक्वायर्ड. यानी अगर आपके 200 बेड का हॉस्पिटल है तो उसके लिए आपको 240 नर्सों की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपको 300 का हॉस्पिटल है तो उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होती है नर्सिस की, दैट इज 260. ठीक है. अगर 900 है तो उसमें जो नर्सिस की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी 860. नो, ये डाटा किधर से आता है? ये आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड से आता है. ये आपके पास पास डाटा अवेलेबल होता है जो रिसर्च के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं. नो, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस डाटा को हम रिग्रेशन इक्वेशन में फिट करते हैं, रिग्रेशन मॉडल में फिट करते हैं. और विद रिस्पेक्ट टू आफ्टर पुटिंग, जब इसमें हम इसको फिट करते हैं तो इसमें देखें ये इसकी एग्जांपल दी हुई है जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, y = a + bx. इसमें क्योंकि 3 वेरिएबल इसने लिए हुए हैं तो इस वजह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रिग्रेशन इक्वेशन को y = a + bx1 + cx2 + dx3. अब इसमें जो y है दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड टू स्टाफ द स्टोर. यानी जो आपका स्टाफिंग रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है, उसको हम y से डिनोट करेंगे. इन दिस इक्वेशन y is the dependent variable. इसका x1 जो है that is the square feet of the sale space, x2 जो है population of metropolitan area, x3 is the projected annual disposal income in million of dollars. तो ये तीन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. इनका हम डाटा लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. और नाउ अगर हम जो हमारी जो अगर सपोज के एरिया हमारे पास 50
500,000 स्क्वायर फीट का हो और इतनी हमारे पास पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट हो और जो एनुअल प्रोजेक्टेड डिस्पोजेबल इनकम है वो आपके पास 850 मिलियन हो, अगर ये डाटा हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर डालें तो आपके पास y की वैल्यू एग्जैक्टली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। हमारी जो y अगर हमारे पास आ जाता है 86, इसका मतलब है ये देखें ये हमने प्रिडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 इंडिकेटर्स। हमने y की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में आपको अगर ये इंडिकेटर्स इतनी आपकी रिक्वायरमेंट हो रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो आपका जो y होगा दैट विल बी सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो होंगे वो आपको 86 रिक्वायर्ड होंगे। जी सर मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज 8? 8 जो है कांस्टेंट है, ये 8 और 0.0011 ये सारी वैल्यूज जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं जब इसको इक्वेशन को हम फिट करते हैं उसमें ये ये कैलकुलेट। सारी जी इसको हम कांस्टेंट में डाल लें? जी ये कांस्टेंट नहीं, ये कैलकुलेट होती है इसकी वैल्यू जब हम इसको ड्राइव करते हैं ना इसकी वैल्यूज को, तो ये हम calculate करते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ों की वैल्यू जो आपके कांस्टेंट्स होते हैं उनकी उन्हीं की हमने वैल्यू निकालनी होती है। देखिए x1 जी y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये a b c d ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है। a को 8 निकाला हुआ है, 0.0011 इसका मेथड होता है पूरा रिसर्च में यूजुअली मैं तो करवाता हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं और अगर नॉर्मल इक्वेशन नहीं बनाते तो SPSS के थ्रू हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। रिसर्च में जो बहुत ज़्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर। ये स्टैट की बुक से इसको मैं हेल्प ले सकता हूँ? जी स्टैटिस्टिक्स की बुक में आपको रिग्रेशन एनालिसिस का चैप्टर होगा, उसका थोड़ा सा देखें तो उसमें आपको आइडिया होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों मैं आपको डिटेल में भी इसका करवा दूंगा कि हम वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसका इसमें तो इसकी एग्जांपल दी हुई है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है। मैं आपको ऐसी सिंपल एग्जांपल से बुनियादी तौर होगा। पे पता चल जाए ना कि ड्राइव कहाँ से हुआ है, तो जी वो ये मैं मुझे आपको करवा दूँ, ये मेरे पास कुछ मैंने लास्ट जो सेमेस्टर में क्लास ली थी उसमें भी मैंने उनको थोड़ा सा बताया था, वो कुछ स्लाइड्स पढ़ी होंगी, उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। थैंक यू वेरी मच, ठीक? थैंक यू। तो इसको आप अभी इतना जहन में रखें, मैं आपको नहीं नहीं, सिंपल एग्जांपल लेके ना इसको मैं करवा दूंगा। जी जी जी, किसी कैसे करते हैं ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। बहुत काम है। आपको मैनुअली जो है वो कैलकुलेट करना बता दूंगा, लेकिन वैसे जो है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो जाती हैं वैल्यूज, जी जी, वो तो SPSS सॉफ्टवेयर वगैरह तो में आप यूज करते हैं। जी जी लेकिन मैं इसका ऑलरेडी। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल करवा दूंगा, किसी दिन हम एक आधे घंटे का सेशन करके तो इसकी जी कैलकुलेशन बेहतर। बता दूंगा कि किस तरीके से हम करते हैं। लेकिन अब ये देखें कि एग्जैक्ट हमने वैल्यूज निकाली कि हमें फ्यूचर में 86 एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे, यानी क्वान्टिफाई हम्म दिया हमने। ये मोर साइंटिफिक हो गया जो हम डिस्कस करते हैं ना, मोर साइंटिफिक डिसीजन की एग्जैक्ट हमें रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी हम्म फ्यूचर में। तो इसमें रिग्रेशन एनालिसिस, दिस इज टर्म्ड एज रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा इसमें जो वैकेंसी एनालिसिस की टेक्निक हम यूज करते हैं, मार्कोविट्स एनालिसिस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्कोविट्स एनालिसिस हम किसी कैसे यूज करते हैं। अब इसमें ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास जो टॉप मैनेजमेंट है दैट इज 100 एम्प्लॉयज हैं उसमें, और मिडिल मैनेजमेंट में 200 हैं, लोअर मैनेजमेंट में 600, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं 600 हैं, असेंबली वर्कर जो है टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं इस वक्त दैट इज 3500। ठीक है 3500। अब सपोज कि इनकी टर्नओवर रेशियो जो है 20% टॉप मैनेजमेंट छोड़ के चली जाती है या किसी भी वजह से वो आगे तो टर्नओवर इसका 20% 24% हो डिफरेंट लेवल्स पे, तो जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्रिएट होंगी वो आपको आगे लिखी हुई है कि 20, यानी अगर टॉप मैनेजमेंट में आपका 20% टर्नओवर होगा तो जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज फ्यूचर में क्रिएट होंगी वो आपके पास 20 होंगी, और जो बाकी रहेंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट में वो 80 होंगी। इसी तरीके से अगर मिडिल मैनेजमेंट में 24% लोग छोड़ के चले जाते हैं या वो डीमोट हो जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो आपके पास 48 एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्रिएट होंगी फ्यूचर में, और जो आपके पास अभी करंट जो आपके पास वैकेंसीज हैं वो 152 रह जाएंगी। तो ये पूरा डाटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, यानी अगर हम इस पूरे को समअप करें तो आउट ऑफ 3500 एम्प्लॉयज 536 आपके पास फ्यूचर में वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ठीक है, और आपका जो
आउट ऑफ 3500 2964 जो एम्प्लॉयज़ है वो करंटली अभी प्रोजेक्ट में अवेलेबल होंगे। तो टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए अगर हम इसको 536 है जो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टर्नओवर परसेंटेज आ जाएगी। यानी अब ये परसेंटेज, हाउ दिस परसेंटेज कैन बी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, अगर हम इस चीज़ में ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज आपकी वेकेट होंगी और पहले से आप प्लानिंग कर लेंगे उनकी रिक्रूटमेंट या फॉर एनी अदर स्ट्रेटेजी। मतलब 15.31% जो है ना वो आपका फ्यूचर में जी एवरेज एक्सपेक्टेड, जी एवरेज टर्नओवर इसका 15.31% होगा और इसको सामने रख के हम फ्यूचर का केयर करेंगे अबाउट द रिक्रूटमेंट। राइट। तो इसको वैकेंसी एनालिसिस हम देखते हैं। डिटर्मिनिंग द लेबर सप्लाई को फोरकास्ट करने के लिए भी हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। इसमें एक मेथड तो आपका सक्सेशन और रिप्लेसमेंट चार्ट्स का मेथड है, who has been groomed, developed and is ready for promotion right now। यानी इसका मतलब ये होता है रिप्लेसमेंट चार्ट विल हेल्प अस दैट हु विल रिप्लेस whom, यानी कौन कौन सी पोजीशन होंगी जो जो वैकेट होनी है ड्यू टू आइदर ड्यू टू द प्रमोशन और डिमोशन और ड्यू टू द टर्नओवर। तो ये रिप्लेसमेंट चार्ट हम इसमें बनाते हैं। इसमें मैं भी आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ। देन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर लिया। ये डेटाबेस होता है दैट कैन बी सर्च्ड व्हेन वैकेंसीज अकर। ट्रांजिशन मैट्रिसेस हम यूज करते हैं। मार्कअप एनालिसिस, दिस इज अ चार्ट दैट लिस्ट्स जॉब कैटेगरीज हेल्ड इन वन पीरियड एंड शो द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज इन फ्यूचर पीरियड। ये भी आपको हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी वेकेट होंगी वैकेंसीज और किस तरीके से हम उसको फ्यूचर में फुलफिल कर सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। Personal and the yield ratios can also be used, and it guides us that how much work will it take to recruit one new accountant। यानी वो ये वर्क को कैलकुलेट करके बताएगा। अगेन ये हम जो कुछ भी काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा करते हैं। आपके पास पुराना डाटा पड़ा होता है, पास डाटा हम लेते हैं, उसकी बेस पे ही हम ये फ्यूचर की भी फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर इट इज लेबर सप्लाई और इट इज लेबर डिमांड। ये कुछ मेथड हैं इसको अभी फर्दर भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, ये रिग्रेशन एनालिसिस की एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको पहले मैं बता दूं। स्टैटिस्टिकली आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल प्रेडिक्टर ऑफ द वर्कफोर्स साइज। ये एक और एग्जांपल है कि फ्यूचर टर्म एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी वन सेल्स, यानी न्यू कस्टमर्स का डाटा आपको चाहिए होगा और सेल्स का डाटा चाहिए होगा, उसकी बेस पे हम FTEs फ्यूचर जो टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Only use equation with the predictors found to be statistically significant predict future HR requirements using this equation। ये उसी किस्म का मेथड है जिसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में कैलकुलेट किया था। इसमें भी हम एग्जैक्ट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इन दिस केस इज 413। ये जो रिग्रेशन किसी के से कैलकुलेशन हुई है, अगेन ये मैं आपको किसी सेशन में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम इसकी कैलकुलेशंस। ये रिग्रेशन इक्वेशन भी, इसको जब हम चार्ट पे ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है, इसी वजह से इसको हम रिग्रेशन इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं, और ये आपको अगेन हेल्प करती है फॉर फोरकास्टिंग। रेशियो एनालिसिस की ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेशियो एनालिसिस। ये आपके रिप्लेसमेंट चार्ट्स हैं जो हम यूजुअली प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं और उसको हैंग करते हैं। ये आपके डिफरेंट पोजीशंस हैं और ये करंट जॉब, इसका पूरा डाटा लिखा होगा हर पोजीशन का कि इसकी करंट जॉब कितनी है, टोटल सर्विस कितनी है इन ईयर्स, प्रमोट कब होना है, व्हेन ही विल बी रेडी फॉर प्रमोशन, ठीक है, किस पोजीशन में प्रमोट होगा। और सो ऑल दिस डाटा इज बीइंग, इसको हम चार्ट ये बना के रखते हैं। और वैसे अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वेंट्री मेंटेन की हो तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट आपको बता देता है और ये सारी जो चीज़ें हमने वो फिल करके आपको इसका रिजल्ट दे देगा और रिपोर्ट जनरेट कर देगा। दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। रिप्लेसमेंट चार्ट की इस तरह का भी फॉर्मेट हो सकता है। ये पोजीशन बताई हुई है आपको और दी करंट पोजीशन क्या है, प्रेजेंट उनकी परफॉर्मेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग थी, सेटिस्फैक्ट्री है, प्रमोशन पोटेंशियल क्या है, वेदर ही इज रेडी फॉर प्रमोशन या उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये सारे चार्ट इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट्स में हम जनरेट करते हैं, इनको कहते हैं हम सक्सेशन प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम जो है
इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें हम डिफरेंट किस्म का डाटा स्टोर करते हैं ना, वो व्हाट टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज बीइंग मेंटेन्ड थ्रू HRIS, ये इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है। लाइक पर्सनल डाटा होता है आपका, एज, जेंडर, डिपेंडेंस, स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी लैंग्वेज स्पोकन कौन कौन सी हैं, एबिलिटी, नॉलेज क्या है, जॉब हिस्ट्री, जॉब टाइटल, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, उनकी अचीवमेंट्स, प्रेफरेंसेस क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, कैपेसिटी फॉर ग्रोथ और ट्रेनिंग क्या है, all these sort of data is being stored in the human resource information systems. Now एक और एग्जांपल है ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स की, ये ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर की मैंने दी हुई एग्जांपल। इसमें देखेंगे ये 2004 से 2007 में क्या चेंज आ रही है कि सेल्स मैनेजर की जो पोजीशन है, ये 1 2 3 इसको इन्होंने डिनोट किया हुआ है, डिफरेंट पोजीशंस को यही वर्टिकली भी डिनोट किया हुआ है और इसी को उन्होंने हॉरिजॉन्टली भी डिनोट किया हुआ है, 1 2 3 4 अप टू 8। अब इसमें देखें कि अगर सेल्स मैनेजर में 0.95 लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब है, और 0.05 लिखा हुआ है नंबर 8 में, नंबर 8 का मतलब नॉट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इस फिगर का मतलब ये होगा 0.95 का कि 5% जो सेल्स मैनेजर हैं वो 2004 से लेकर 2007 तक छोड़ के चले गए हैं, ये 5% छोड़ के चले गए हैं, अब अभी 0.95 हैं एट द करंट स्टेज इन 2007। इसी तरीके से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो 60% हैं जो अभी काम कर रहे हैं, 5% वो हैं जिनकी प्रमोशन हो गई है एज ए सेल मैनेजर, और 35% वो हैं जो अगेन छोड़ के चले गए हैं। जी ये आपको क्लियर हो रहा है चार्ट या नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? हो रहा है। होगा। इसी तरीके से देखिए सेल्स अप्रेंटिसशिप, इसमें 3 को 3 से जब हम मैच करेंगे तो ये 50 है, इसका मतलब 50 लोग इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, 20 लोगों की प्रमोशन, 20% लोगों की प्रमोशन हो गई एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी 20% लोग प्रमोट हुए हैं फ्रॉम सेल्स अप्रेंटिस टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और 30% लोग जो है नॉट इन दी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब छोड़ के चले गए हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्लान मैनेजर 90% लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं, 5% लोग जो हैं उनकी डिमोशन हुई है, ये लोअर लेवल है ना, उनकी डिमोशन हुई है, और 5% लोग जो है छोड़ के चले गए हैं। तो ये पूरा डाटा है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो मैं बताता है कि कितने लोग अभी करंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कितने लोग प्रमोशन हुई है, कितने लोग डिमोट हुए हैं, उसकी बेस पे फिर हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी करते हैं। ये परसेंटेज में था सर? जी इसको परसेंटेज में भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ठीक। इसी तरीके से मार्कोविट्स एनालिसिस, ये एक और एग्जांपल है, ये भी उसी किस्म का डाटा है कि टॉप मैनेजमेंट में जो है वो 80% अभी करंट काम कर रहे हैं, 20% जो लोग हैं मिड डीमोट हो गए हैं टुवर्ड्स दी मिडिल मैनेजमेंट, और 18% एग्जिट्स जो लिखा हुआ है, इसमें 18 लोग जो है छोड़ के चले गए हैं। मिडिल मैनेजमेंट में भी आपके 76% काम कर रहे हैं, 10% की प्रमोशन हो गई है, 4% की डिमोशन हुई है टुवर्ड्स दी लोअर मैनेजमेंट, और 10% लोग छोड़ के चले गए हैं। सिमिलरली असेंबली लाइन में देखें, ऐसे इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 80 लोग, अब 88% लोग हैं जो असेंबली में हैं, 5% की प्रमोशन हुई है, और 7% लोग जो हैं एग्जिट कर गए हैं या वो छोड़ के चले गए हैं। अब ये देखें चीज़ें, जो डाटा होता है एक टेबल की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, और पूरी सिचुएशन जो है अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनारियो आपके सामने आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है मार्कोविट्स एनालिसिस का, जिसको हम रिप्लेसमेंट चार्ट्स भी कह सकते हैं। जी इज इट क्लियर? क्लियर सर। समझ आ गया चार्ट, ये किसी के फिगर शो हो रही हैं? जी जी। अच्छा ये थोड़ा सा इसका एडवांस एक चार्ट है, ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी जो है 3500 सपोज के एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये भी वही है, आप इसको हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली अगर कंपेयर करें, टॉप मैनेजमेंट में 100 लोग हैं, 80% अभी रिटेन हो रहे हैं टॉप मैनेजमेंट में, 2% की डिमोशन हुई है टुवर्ड्स मिडिल मैनेजमेंट, और 18% लोग एग्जिट कर गए हैं। इसी तरीके से मिडिल मैनेजमेंट में 200 लोग हैं, 10% जो है उनकी प्रमोशन, नहीं सॉरी, मिडिल मैनेजमेंट में 76% लोग अभी हैं, 10% की प्रमोशन हुई है, 4% की डिमोशन हुई है, और 10% लोग छोड़ के चले गए।
सेम इज द डाटा फिर ये नीचे वाला भी जो है फिगर सारा शो हो रहा है। अब सपोज के आप चाह रहे हैं कि 100% लोग इधर मेंटेन हों, यानी आप ये चाह रहे हैं कि अभी जो कम हो गए लोग रिमोट में हैं तो 100% मेंटेन हो, यानी 3500 की ही वैल्यू आप मेंटेन करना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। उसमें अगेन आपको इसमें आपके 100% ही होंगे लोग। नाउ हाउ इट विल बी 100%, 100 लोग होंगे, टोटल 100 लोग होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर इन द टॉप मैनेजमेंट। क्यों 100 होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर? हाउ दिस 100 विल कम? ये देखें इसमें टॉप मैनेजमेंट, 2 जी टॉप मैनेजमेंट में 80%, 0.8 नहीं मैं आपको बताता हूँ, जी ये 100 है ना इसकी टोटल जी नंबर टॉप मैनेजमेंट का, जी जी 80% इसका कितना हो जाएगा? 80 80 हो जाएगा ना। और ये जी 10% 200 है जिनकी प्रमोशन होगी मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट में 10%, तो 200 का 10% देखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 80 + 20 तो ये टोटल 100 लोग हो जाएंगे टॉप मैनेजमेंट में। यानी टॉप मैनेजमेंट में पहले भी 100 लोग थे, एट द एंड ऑफ ईयर भी आपको 100 ही लोग होंगे। इस वजह से ना आपको रिक्रूट करने की जरूरत होगी ना उनको ले ऑफ करने की जरूरत होगी। अगर आप 3500 को ही मेंटेन करना चाह रहे हैं, यानी पहले भी 100 टॉप मैनेजमेंट में थे, अभी भी आप 100 ही मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत है, ना ही उसको ले ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि 100 ही लोग होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्लियर यस हो? वो ये क्लियर हो गया जी कि ओके, ये 80% टॉप पे है 100 में से, और मिडिल में से प्रमोट हो गए 200 में से 10% ये 20 ये बन गए, हाँ जी, तो ये एंड 100 आ ऑफ जाएगा, एंड ईयर ये 100 हो गया। एंड ईयर पे ये 100 आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर मिडिल मैनेजमेंट को हम देखें तो मिडिल मैनेजमेंट में 76% तो रिटेन कर रहे हैं। अब इसका आपने 76% निकाल लेना है 200 का, ठीक है। 2% की प्रमोशन हो रही है, इसका आप 100 का 2% निकाल लेंगे, और 6% की डिमोशन हो रही है, इसका 600% निकाल लेंगे 600 का। इन तीनों वैल्यूज को जब हम जमा करेंगे नंबर्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 190। अब इसमें 190 है, यानी शुरू में स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपके थे 200 लोग मिडिल मैनेजमेंट में, एट द एंड ऑफ ईयर कितने रह गए? 190 रह गए। यानी 10 की आपको अगर आप 200 का नंबर मेंटेन करना चाह रहे हैं उसमें मिडिल मैनेजमेंट में, तो 10 एम्प्लॉइज आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे एट दिस पोजीशन, ठीक है, ताकि आपका टोटल नंबर जो है 200 ही आ जाए, जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर था। इज इट क्लियर? यस ठीक है, ये 200 आ जाएगा। 10 आप लोग रिक्रूट करेंगे, 10 लोगों को रिक्रूट करेंगे। इसी तरीके से लोअर मैनेजमेंट को देख लें। लोअर मैनेजमेंट में 78% लोग अभी रिटेन कर रहे हैं एट दिस पोजीशन, यानी 600 का आप 78% निकाल लेंगे। 4% की जो है वो प्रमोशन होगी, प्रमोशन हुई है, और 1% की डिमोशन हुई है। इनका परसेंटेज निकाल लेंगे तो टोटल इसकी वैल्यू बनती है, नंबर जो बनते हैं दैट इज 482। 482। अब इसमें बिगनिंग में आपके पास से 600 लोग, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास रह गए 482, यानी आपको एक 118 लोग जो है रिक्रूट करना पड़ेंगे अगर आप 600 जो नंबर हैं उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं एट दी लोअर मैनेजमेंट। तो इसमें भी आपको ये पता चल गया कि आपने 118 लोग जो हैं उनको रिक्रूट करना है। सिमिलरली लेट्स यस डिस्कस अबाउट द स्किल्ड एम्प्लॉयज। स्किल्ड एम्प्लॉयज भी देखें 600 में से 84% जो है वो रिटेन करेंगे, इसका आप 84% निकाल लेंगे। 1% जो है वो लोअर की तरफ प्रमोट हो जाएंगे, और 5% की डिमोशन होगी। क्योंकि जब आप परसेंटेज इसकी वो निकालेंगे नंबर में वैल्यू, तो टोटल नंबर आपके पास आ जाएंगे 610। अब इस केस में क्या आ रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो थे 600, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर वो हो गए 610, यानी 10 का सरप्लस आ गया। ठीक है, 10 का सरप्लस आ गया। तो इसमें से अगर आप वो 600 मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप रिक्रूट नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको ले ऑफ कर देंगे। ठीक है, इनको निकाल देंगे, कुछ लोगों का जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उसको निकाल देंगे, ताकि आपके पास ये 600, इफ आपका ऑब्जेक्टिव इज देयर कि आप इतने ही नंबर मेंटेन करना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 10 लोगों को आप ले ऑफ कर देंगे। राइट ठीक है, इसी तरीके से समरी का लोग 240 आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर इनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो 2000 की नंबर मेंटेन करने के लिए आपको 240 जो
एम्प्लॉयज़ हैं एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन वो आपको रिक्रूट करना पड़ेंगे ताकि ये लोड आ जाए। तो ये अगर ये सारी स्ट्रेटजी आप बनाएं तो आपके पास एट द एंड ऑफ ईयर अगर आप 3500 चाह रहे हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर रिक्रूटिंग दीज सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयज और ले ऑफ आपके पास 3500 का टोटल दोबारा आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। जी ये क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया। Profits कुछ analysis। कुछ कुछ एग्जिट होंगे, कुछ रिक्रूट होंगे। जी कुछ एग्जिट होंगे, कुछ रिक्रूट होंगे। और ये अब ये देखें एक ही टेबल में आपको पूरी सिचुएशन पता चल रही है, कौन कितने परसेंट जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, और उसी टेबल में आपको डिसीजन मेकिंग भी पता चल रही है कि कितने लोगों को आपने रिक्रूट करना है और कितने लोगों को आपने ले ऑफ करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है इस किस्म की टेक्निक्स का कि एक सिनारियो आपके पास सामने आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा। ये सारा हिस्टोरिकल डाटा है लेकिन फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए दैट में बी वेरी हेल्पफुल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मल्टीनेशनल्स होती हैं, जो अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इस किस्म के ग्राफ्स और इस किस्म के टेबल्स बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। यही टेबल अपने एग्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी बेसिस पे वो फिर अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। Especially from the human resource management point of view, this sort of analysis is very important. ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें कि ये एक और सिनारियो है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एंटिसिपेट चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, यानी अगर कोई चेंजेस जा रहे हैं, ये जो हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी डिस्कस की थी, इसमें कोई चेंज नहीं चाह रहे थे हम कि जो स्टार्ट में हो रहा है 3500 है तो एट द एंड ऑफ द हम यही चाह रहे हैं कि 3500 ही हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, सपोज एम्प्लॉयमेंट नीड्स आर चेंजिंग, वी नीड अ 10% इंक्रीज इन स्किल्ड वर्कर्स और 15% डिक्रीज इन असेंबली वर्कर्स, यानी अब आपका ऑब्जेक्टिव देखें चेंज हो गया है। आपको आपके वो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप हमें जो है 10% चाहिए होगा, स्किल्ड वर्कर ज़्यादा चाहिए होगा एट द एंड ऑफ ईयर, और हमें जो असेंबली वर्कर्स हैं हमें 15% कम करना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव आप सामने रखेंगे, उसके मुताबिक आपने ये टेबल को फिर इंटरप्रेट करना है। ये भी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका प्रपोर्शन टेबल का तो वही है जो हमने पहले इंटरप्रेट किया कि 100 में से 80% लोग जो उसी पोजीशन पे हैं, 2% रिमोट हो रहे हैं, 18% एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल उसी तरीके से है। एट द एंड ऑफ द ईयर पोजीशन क्या है, टॉप मैनेजमेंट में अगेन वही पोजीशन है, 100 लोग हैं, इसमें 190 हैं, इसमें 482 हैं, इसमें 610 हैं, इसमें 1760 है। टोटल लोग जो एग्जिट हो रहे हैं एट द डिफरेंट पोजीशंस वो आपके 358 हैं, लेफ्ट कर जाएंगे। जो 358 लोग हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। अब ये देखें टॉप मैनेजमेंट में हो तो हमने वही पोजीशन कंटिन्यू करनी है, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने कर लिया। मिडिल मैनेजमेंट में भी आपने कोई चेंज नहीं करनी, 200 ये जिस हमने पहले किया था कि सिर्फ 10 लोगों को रिक्रूट करेंगे और 200 आपकी वही वाली पोजीशन आ जाएगी। लोअर मैनेजमेंट में भी हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। हम चेंज किस में करना चाह रहे हैं, हम स्किल्ड वर्कर्स में चेंज करना चाह रहे हैं, यानी हम 10% इंक्रीज करना चाह रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स में। अब इस वक्त जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो हमारे पास होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 610। ठीक है, तो अगर हम 6% इंक्रीज करना चाह रहे हैं यानी 600 से, तो 60 आपको चाहिए होंगे ना। 10 तो ऑलरेडी, इसका मतलब है कि 50 लोगों को हम फर्दर रिक्रूट कर लेंगे ताकि आपके पास 60% इंक्रीज हो जाए। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास 600 थे स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो एंड अगर आप 50 लोगों को रिक्रूट कर लेंगे स्किल्ड वर्कर्स को, तो एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास ये 660 हो जाएंगे। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव ऑफ 10% इंक्रीज इन स्किल्ड वर्कर्स, you will have to recruit 50 skilled workers at the end of the year. Is it clear? Yes. सिमिलरली असेंबली वर्कर्स में वो कहता है कि आपने 50% 15% डिक्रीज लेकर आना है। ठीक है, पहले 2000 थे, अब हमें 1700 चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू दी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो उसमें हमें कम चाहिए। हम वही बात है कि हम प्रॉफिट देखते हैं ना, हम कॉस्ट अगर वो काम ही नहीं है तो उसको हम क्यों रखें इतने बंदों को। तो अब इसके एट द एंड ऑफ द पोजीशन जो असेंबली वर्कर्स थे हमारे पास 1760 थे। ठीक है, और टोटल 2000 का 15% हमने डिक्रीज करना है, यानी 60 लोगों को हमने डिक्रीज करना है।
तो 1760 आपके पास करंट पोजीशन है, तो इसमें से 60 लोगों को हम फर्दर हम ले ऑफ कर देंगे ताकि आपके पास 1700 बाकी रह जाए। अगर 1700 एट द एंड आपके पास हो जाएंगे तो आपका वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा, दैट इज 15% डिक्रीज इन असेंबली वर्कर्स। यानी आप yes, द एंड ऑफ ईयर 15% डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये अल्टीमेटली 1700 रह जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर। तो विद रिस्पेक्ट टू new 15% डिक्रीज हो जाएगी new levels as per requirement. एज पर रिक्वायरमेंट। और शुरू में आपके पास जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टोटल एम्प्लॉयज थे एट द डिफरेंट पोजीशंस दैट वर 3500, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके आपके पास अब टोटल एम्प्लॉयज रह जाएंगे 3260। ये Right. कितनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि पूरा ग्राफ हमें थोड़ा सा सिनारियो बता रहा है, स्ट्रेटजी का बता रहा है कि आपने रिक्रूटमेंट करनी है, कि आपने ले ऑफ करना है, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और इन द फॉर्म ऑफ दैट ग्राफ इट विल गाइड यू फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। Very important जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको data. आपने देखना है। कोई चीज़ इसमें कंफ्यूजन होगी तो फर्दर इसको आपने मुझसे पूछना, हम इसको फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं। Right. ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस कर रहे थे पर्सनल एंड यील्ड रेशियोज। पास्ट एक्सपीरियंस हैज डेवलप्ड दीज यील्ड रेशियोज फॉर रिक्रूटिंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ये कुछ एग्जांपल दी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग की। फॉर एवरी 12 applications received, only one looks promoting enough to invite for an interview। यानी ये हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है, यानी पिछले ईयर्स के डाटा हमें बता रहा है कि अगर हम 12 एप्लीकेशंस रिसीव होती है ना तो उसमें सिर्फ एक ही को हम बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नो ये क्या है, ये आपका हिस्टोरिकल डाटा आपको बता रहा है, पास डाटा। यानी अगर हम 12 एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं तो फाइनली एक ही बंदे को हम सेलेक्ट करते हैं फॉर द इंटरव्यू। ऑफ एवरी 5 persons इंटरव्यूड, ओनली वन इज एक्चुअली ऑफर्ड पोजीशन। इस तरह अगर हम, ये भी हमें पास डाटा बता रहा है कि अगर 5 लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं तो सिर्फ एक ही को हम जॉब की ऑफर करते हैं। ऑफ एवरी 3 जॉब ऑफर्स मेड, ओनली 2 एक्सेप्ट द पोजीशन। अगर हम 3 लोगों को जॉब ऑफर करते हैं तो 2 ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक दफा एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये देखें, ये डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, यानी पिछले साल का आप डाटा ले लेते हैं तो आपको ये पता चलता है 1-2 सालों में क्या हो रहा है कि 12 एप्लीकेशन आती हैं लेकिन एक ही को हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं फॉर एवरी 12 एप्लीकेशन। अगर आप 5 लोगों को इंटरव्यू करते हैं तो एक बंदा सेलेक्ट होता है जिसको हम जॉब की ऑफर करते हैं। अगर हम 3 ऑफर्स करें जॉब्स की तो 2 लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, एक जो है उसको रिग्रेट कर देता है। ऑफ एवरी 10 न्यू वर्कर्स हु बिगिन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओनली 9 सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम करवाएं, जो न्यू वर्कर्स हैं उनको ओरिएंटेशन कोर्स करवाएं, ट्रेनिंग करवाएं, तो उसमें 9 लोग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को। नो, ये सारा डाटा जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको पहले से अवेलेबल होता है, पास डाटा की बेस पे हम ये सारा डाटा बताया हुआ है। ना अब ये हमें डिसीजन मेकिंग के लिए किस तरीके से हेल्प करेगा, क्या 100 एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड सो दैट 8.33 जॉब इंटरव्यूज कैन बी हेल्ड। यानी अगर आपको एक अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है सपोज, जिसको हमने रखना है, तो आप 100 एप्लीकेशन मंगवाएंगे तो आपको 8 लोग आएंगे जॉब इंटरव्यूज के लिए, और उसमें से 1.67 जॉब ऑफर्स आप कर सकते हैं, इसको राउंड अप करके आप 2 कर लें, और उसमें से 1.11 पीपल मस्ट बी ट्रेंड, एक लोगों को हम ट्रेन करेंगे। सो जब उसको हम ट्रेन करेंगे तो वो आपका न्यू कॉस्ट अकाउंटेंट जो है अपॉइंट हो जाएगा। नो, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ ये व्हाट आर दीज रेशियोज अबाउट? Yes, sir. देखिए अब ऐसा होता है ना, अब एक ही पोजीशन आपको है, आपने एक ही आपकी कोई वैकेंसी है, आप पेपर में ऐड दे देते हैं तो हो सकता है कि 50,000 एप्लीकेशन आपके पास आ जाएं। अब आपके पास किसी सही पोजीशन के बाद इतना तो टाइम नहीं है कि वो 50,000 लोगों को स्क्रीनिंग करे और उसको जो है लोगों को बुलाए, उसके इंटरव्यू करे और फाइनली एक लोग के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करते। तो अगर इस किस्म के रेशियोज आपके पास सामने हो तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितने लोगों को आपको कॉल लेटर इशू करनी चाहिए, कितने लोगों को आप इंटरव्यू करें, ताकि एट द एंड ऑफ द दिस एक्सरसाइज आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो बस आ जाए। नाउ दिस इज वेरी हेल्पफुल, टाइम सेविंग, आपके टाइम भी सेव हो जाता है, रिसोर्सेज भी सेव हो जाते हैं। इस किस्म की रेशियोज को जी, हम कहते हैं पर्सनल और दी यील्ड रेशियोज।
मसलन हमारे पास एक अकाउंटेंट रखने के लिए 200 एप्लीकेशन आती हैं, शॉर्ट लिस्ट करके हम 100 को कंसिडर करते हैं, उसमें जी से फिर बिल्कुल। एक एक जो है वो अकाउंटेंट जो है ना हाँ, पॉसिबिलिटी है। उसमें से एक हो जाता है, पॉसिबिलिटी होगी, बिल्कुल वो आप रिक्रूट कर लेंगे। हम्म। तो और उसमें भी फिर एक और भी किया जाता है जी जी कि जो उनका मेरिट बनता है ना, फर्ज करें कि जो टॉपर है वो नहीं आता तो सेकंड चॉइस को फिर बुलाया जाता है। सेकंड पे बुलाया जाता है, ये भी उन्होंने बताया मैंने कि अगर हम 3 को ऑफर करते हैं तो 2 जी जी, एक छोड़ के चले जाता है। दो सौ, जी हिस्टोरिकल डाटा ही आपको अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी हम फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं फॉर द फ्यूचर, तो आपके पास जी कुछ डाटा होना चाहिए पास का, उसके बगैर हम जी फोरकास्ट नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए ना। तो ये पास का डाटा से ही हम लेकर हम उसको फिर फ्यूचर के लिए एक्सटेंड करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, तो इसी तरह यूज जो है करते ना हैं। डॉक्टर, जी जी ये जब हम स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं ना कंप्यूटर साइंस की, जी फर्ज करो कि 300 बच्चा लिया हमने, तो 6 जी क्लासें होंगी जी 50-50 की। तो बिल्कुल। हम मार्जिन मार्जिन के हिसाब से ना, पास डेटा के हिसाब से 5 एडिशनल बच्चों को ऑफर देते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा स्किप कर जाए तो हमारे पास कम से कम 51, 50, 49 इतने बच्चे लाजमी रह जाएं क्लास एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक आपने में। रिलेट जी किया है, बिल्कुल सही रिलेट, जी कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हम फ्यूचर में उसको यूज करते हैं, ताकि आपके पास जो जी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की वो आ जाती है। जी इसी किस्म जी की रेशियोज हम इसमें रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज करते हैं, इनको हम कहते हैं पर्सनल और यील्ड रेशियोज। जी, राइट। Now, how does HR planning occur? Are resources available internally or externally to fill those needs? अब ये थोड़ा सा हमने जो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है? किसी के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम 5000 लोगों का इंटरव्यू करें, सबकी एप्लीकेशनें बनाते रहें, इसमें तो साल 2 साल लग जाएंगे। तो इस वजह से हमें कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएं, ठीक है? और ये रिप्लेसमेंट चार्ट्स प्रोमोटेबिलिटी के लिए ये हमने जो पढ़ा था मार्कोविट्ज एनालिसिस, उससे हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है। नो ये भी एक एग्जांपल है, अनदर पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स के हु विल रिप्लेस होम। इसमें हम समटाइम्स जो है ना ये सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि आप ये लोअर बॉटम पे देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री के लिए सिंबल यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है? अगर फ्यूचर नीड्स उनको ट्रेनिंग की वो उसके लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। क्वेश्चनेबल है अगर कोई, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब हर नाम के अलावा आपको ये सिंबल मिलेंगे, उससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग, ये जिन जिन के आगे ये है अपनी ट्राइंगल, फील्ड ट्राइंगल, उसका मतलब है वो आउटस्टैंडिंग है उनकी परफॉर्मेंस। तो इन लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट्स भी यूज होते हैं in order to present the data in a meaningful form or in the form of charts, ठीक है? यानी ये देखें, जैसा ये वाइस प्रेसिडेंट है पर्सनल, फर्स्ट एग्जांपल देखें, वाइस प्रेसिडेंट पर्सनल, इसमें जो आपका यूजर है, इसको नीड्स फॉर ट्रेनिंग, यानी 2 बंदों को आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है? 2 बंदों को जरूरत है। इसी तरीके से ये एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें देखें 2 फील्ड हैं, ये क्वेश्चनेबल है, यानी इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक जो है रेक्टेंगल है, वो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है उसकी, जो फील्ड है आउटस्टैंडिंग है। तो ये सिंबल हम यूज करते हैं फॉर दी डिसीजन मेकिंग, यानी प्रेजेंट परफॉर्मेंस। अच्छा, दूसरी इसमें देखें, ये प्रेजेंट परफॉर्मेंस इन्होंने लेफ्ट साइड पे शो की हुई है, उसके लिए डिफरेंट सिंबल यूज किए हुए हैं। राइट साइड पे इन्होंने प्रमोशन पोटेंशियल यूज किया हुआ है, कि यानी अब जिधर जिधर ये जो स्केयर आ रहा है, ब्लैंक स्केयर, इसका मतलब है दीज पीपल आर रेडी फॉर प्रमोशन। अभी हम इमीडिएट डिसीजन लेना चाहें तो ये आपको देखें, जो फर्स्ट में गोंजेल है, ही इज रेडी फॉर प्रमोशन। इसमें कोलैंड है, ही इज रेडी फॉर प्रमोशन। जिधर भी आपका स्केयर आ रहा है ना, ही इज रेडी फॉर प्रमोशन। जी ये क्लियर हुआ, या किन किन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, ये सिंबल्स हमें ये बता रहे हैं इस चार्ट में, कि किन किन लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट चार्ट्स, इसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं।
It's a quick decision. जी, ओके। इसमें रिप्लेसमेंट चार्ट्स, प्रोमोटेबिलिटी, सक्सेशन प्लानिंग, स्किल इन्वेंट्री, तो ये दो चार एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ट्राई टू डिटरमिन द अवेलेबिलिटी इफ द क्वालिफाइड लेबर, सरप्लस शॉर्टेज की क्या सिचुएशन होती है, इसको भी हमने डिस्कस किया कि सरप्लस होगा तो क्या होगा, जिस हमने वो मार्कोविट्ज एनालिसिस में भी देखा। शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, अगर उसको उसमें हम किसी के ले ऑफ कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें फर्दर रिक्रूटमेंट चाहिए होगी। All these tools are very helpful for the decision making regarding the different human resource aspects, and especially with respect to the demand and supply aspects of the human resources. Create plan of action to reconcile supply and demand, set objectives, generate the different, we can also generate the different alternatives on the basis of objectives of the human resource department. Staffing alternatives to deal with employee surpluses. ये आपकी कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं कि अगर आपके सरप्लस है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप कौन कौन सी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी शॉर्ट टर्म ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म ऑप्शन ये है कि फ्रीज हायर्स एंड यूज़ आर्टिशन, यानी लोगों को आप फायर ऑफ करें, उनकी परमानेंट ट्रांसफ़र कर दें, ले ऑफ की तरफ चले जाएँ। देन इसमें शॉर्ट टर्म ऑप्शंस क्या है कि उनको ट्रांसफ़र कर दें, यानी एक डिपार्टमेंट से निकाल कर उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जिधर उनकी नीड है उधर ट्रांसफ़र कर दें, रीट्रेन कर दें, उनको कोई और चीज़ की ट्रेनिंग दे दें, रिटायरमेंट इंसेंटिव दे दें, लाइक गोल्डन हैंडशेक आप दे सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैं। दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ये जो भी आप टेबल पे देख रहे हैं इस चार्ट में, दीज आर द डिफरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड शॉर्ट टर्म ऑप्शंस व्हेन देयर इज एम्प्लॉय सरप्लस। अब ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कोविड के बारे में। जब कोविड की सिचुएशन आई तो ज़ाहिर है उनको सरप्लस हो गई, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इन्हीं में से स्ट्रेटजीज यूज़ करके कुछ लोगों को ले ऑफ कर दिया, कुछ लोगों को हो सकता है उन्होंने रिटायरमेंट ऑप्शन कर दी हो, उनको गोल्डन एंड शेक टाइप की ऑप्शन दे दी हो। पीआईए को भी ऑप्शन दे रहे हैं, वो आपको पता होगा। पाकिस्तान में भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ये ऑफर कर रही हैं। टेम्पोरेरी शट डाउन कर सकते हैं फॉर एज ए शॉर्ट टर्म ऑप्शन। These are the different options which can be used for the long term and for the short term if there is the employee surplus situation in the organization or in the project. डॉक्टर ये प्राइवेट सेक्टर में तो जो है ना टेम्परेरी शट डाउन से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, टेम्परेरी शट डाउन कर देते हैं जी। रिड्यूस वर्क की वीक कम कर देते हैं। जिस तरह रिड्यूस वर्क वीक पहले आप 5 दिन आते थे, आप कहते थे 2 दिन आए, आप उसके मुताबिक आपको ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये जी बहुत ये स्पेशली कोविड के सिनारियो में तो पिछले इस पूरे के पूरे यूज कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। इसी तरीके से अगर शॉर्टेज कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अब सपोज के अगर हम फ्यूचर के सिनारियो को देखें कि अभी कोई वैक्सीन आ जाती है उसकी कोविड की, ठीक है, अब 1-2 महीने के बाद जब वैक्सीन वो आज चले जाएगी, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है बिल्कुल सिनारियो चेंज हो जाए और आपके पास काम इतना आ जाए ऑर्गेनाइजेशंस के पास कि उनके पास शॉर्टेज फील हो और उनको फील हो कि उन्होंने फर्दर रिटेन करना है एम्प्लॉयज को, उनको रिक्रूटमेंट करना है। आ सकती है ना ऐसी सिचुएशन इन द फ्यूचर, इमीडिएट उनकी डिमांड बढ़ जाए। तो उसके लिए भी ये चार्ट बताया हुआ है, दैट कैन हेल्प अस फॉर द लॉन्ग टर्म ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, फॉर द शॉर्ट टर्म ऑप्शन क्या हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म ऑप्शन में रिकॉल्स, बाद बार लोग आपके रिटायर हो जाते हैं, आपको चाहिए होते हैं, तो हम उन्हीं को रिकॉल कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रिटायर्ड लोगों को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस उन्हीं को हम कोई दे के एज ए कंसल्टेंट बुला लेते हैं, एज एडवाइजर बुला लेते हैं, उनको दोबारा हायर कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफर वर्कआउट कर देते हैं, रिट्रेन। अचानक जी जी अचानक डॉक्टर साहब अगर जंग लग जाए तो 80-80 साल वाले बंदों को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्कर्स होते हैं, एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो दोबारा बुला लेते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की तरफ चले जाते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, मेन पावर इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर दी, आप जैसे चार्ट पे देख रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट लॉन्ग टर्म ऑप्शंस एंड द शॉर्ट टर्म ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉय शॉर्टेज।
सो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हमने डिस्कस कर लिए कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इन द केस ऑफ शॉर्टेजेस और सरप्लसेस. Alternative scheduling options, ये एक एग्जांपल दिए. The following decisions were used in the survey for alternative scheduling strategies. पार्ट टाइम ऑफर कर सकते हैं आप, फ्लेक्सी टाइम ऑफर कर सकते हैं. फ्लेक्सी टाइम को हमने डिस्कस किया था, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आपने 8 घंटे काम करना है, मॉर्निंग में भी आए, इवनिंग में भी आ सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप किसी के काम करते हैं. कंप्रेस्ड वर्क वीक, फुल schedule, usually 40 hours, then occurs in fewer than 5 days. A 10-hour days, यानी आप ड्यूरेशन उसकी बढ़ा देते हैं और एक छुट्टी एक्स्ट्रा कर देते हैं उन्हें. 2 दिन के बजाय आप 3 दिन ऑफ कर देते हैं. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है. स्पेशली मेरे कोलीग हैं हु इज इन द ऑयल इंडस्ट्री, इन गल्फ इंडस्ट्री, उनको ये होता है, वो ये ऑप्शन देते हैं. स्पेशली जो फील्ड में वो काम होता है ना, 15 दिन महीने में काम लेते हैं और 15 दिन उनको छुट्टी दे देते हैं. ऐसे ही है. ठीक है. इस जॉब शेयरिंग की ऑप्शन वाले जो है ना, जी, जॉब शेयरिंग की ऑप्शन भी यूज कर देते हैं. बाद में एक ही जॉब हम कैन बी असाइन टू मोर देन 2 वर्कर्स, 2 और मोर वर्कर्स को हम एक ही जॉब. अब वो उन पर डिपेंड करता है, किसी किसी को अपना टाइम डिवोट करते हैं, लेकिन जॉब शुड बी फुलफिल. इसको हम जॉब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं. इन कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक ही जॉब हम मुख्तलिफ लोगों को असाइन कर देते हैं. 2 और मोर एम्प्लॉयज स्प्लिट अ फुल टाइम पोजीशन, driving the responsibilities and to some degree the compensation भी accordingly फिर वो compensate हम कर देते हैं. वर्क एट होम की ऑप्शन ये भी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, स्पेशली अगेन कोविड के सिनारियो में आपने देखा होगा कि जितना भी काम हो रहा है वर्क एट होम हो रहा है. कोविड का अगर ना भी हो, अगर आपकी कंपनी इस किस्म की है, प्रोजेक्ट इस किस्म का है, दे आर ऑफरिंग दैट वर्क एट होम. आईटी को यूज करते हैं और वो उनको ऑप्शन देते हैं. इफ द नेचर ऑफ असाइनमेंट्स अलाउ, तो वो ऑप्शन देते हैं कि आप घर बैठ के काम करें, आपको ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे आने की कोई जरूरत नहीं है. जी अख्तर साहब, आर यू देयर? इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था मेरे. जी जी हो गई थी. तो थोड़ी देर सर ब्रेक ले लें. चलें 5 मिनट की ब्रेक ले लें, बस 10 से 1 मिनट का सेशन रह गया, फिर इसको वाइंड अप कर लेंगे. जी जी ठीक जी 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 बेहतर है. डिस्टॉर्शन है सर. जी. ठीक. ठीक.